ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे मनोग्रसित बाध्यता विकार भी कहते हैं हिंदी में, लेकिन ये ओसीडी के नाम से ही ज़्यादा हम लोगों को सुनने को मिलता है। ये है क्या? तो आइए समझते हैं इसको इसके नाम से, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं, ऑब्सेशंस हैं और कंपल्शंस हैं। ऑब्सेशंस का मतलब है कि ऐसे या तो विचार यानी थॉट या अर्जेस, किसी चीज़ को करने की के एक उत्साहट, या फिर इमेजेस यानी कि कोई मन के अंदर कोई चित्र बनना। ये थॉट्स, इमेजेस या अर्जेस जो कि आते हैं विचार में हमारी बिना मर्जी के, और एक एंजाइटी, एक घबराहट क्रिएट करते हैं और बार बार आते हैं। इस तरह की के विचारों को हम लोग ऑब्सेशंस कहते हैं। एक तो ये, जब ये एंजाइटी पैदा कर देते हैं तो हमारे को एंजाइटी को यानी घबराहट को कम करने के लिए एक अर्ज होती है कुछ करने की, कंपल्सिवली करने की, विवशता में कुछ करने की, उसको हम लोग बोलते हैं कंपल्शंस। यानी कि ओसीडी एक ऐसा मनोविकार है जिसमें ऑब्सेशंस यानी कि विचार बार बार आना जो कि घबराहट पैदा करते हैं, और कंपल्सिव एक्शंस होना यानी कि विवशतापूर्ण किसी चीज़ को करने का मन करना, कंपल्शंस, उसको ओसीडी बोलते हैं। अब बात आती है कि इसमें इसे डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं। सबसे पहली बात, इसको डिसऑर्डर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो पेशेंट है वो इनको रोकने की कोशिश करता है और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जितना वो रोकने की कोशिश करता है उतना उसको और ज़्यादा ये आते हैं, और वो काफ़ी समय अपने दिन का इसमें बिताने लगता है, जिससे कि उसकी जो दिन की दिनचर्या है उस पर असर पड़ने लगता है। दूसरा, उसको सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहने लगता है, यानी कि खुद के मन में जो एक असंतुष्टता और भय और घबराहट इसकी वजह से रहने लगती है। इन सबको मिलाकर ही इसको डिसऑर्डर कह सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनके इस वजह से क्या क्या लक्षण बन जाते हैं, तो इनके बहुत सारे लक्षण बनते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को बार बार चेक करना कि पैसे पूरे गिने कि नहीं, डाउट आते रहना, या फिर हमने दरवाज़ा सही से बंद किया है कि नहीं, लॉक सर से बंद किया है कि नहीं, हमने कार सही से बंद की है कि नहीं, किसी चीज़ को ऑर्डर में हमें वापस वैसे का वैसा चाहिए, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चाहिए, किसी चीज़ को बार बार गिनना, हाथों को बार बार धोना ये सोच कर कि कहीं इसमें जर्म्स तो नहीं लगे हैं, इतना ज़्यादा फोबिया डेवलप हो जाना, या फिर किसी विचार से के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस करना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना और घबरा जाना उसको उसको सोचकर। ये सारे के सारे लक्षण हमको पेशेंट्स में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके कारण क्या होते हैं, तो कारण में अगर हम बोले कि बायोलॉजिकल कारण की यानी कि मेडिकल कारण, तो उसमें जेनेटिक लिंक पाया जाता है। लेकिन जेनेटिक का मतलब ये है कि अगर परिवार में किसी को पहले से रहा है तो उसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं दूसरे मेंबर को। दूसरा चीज़ ये कि इसमें न्यूरोकेमिस्ट्री यानी कि हमारे जो मस्तिष्क में जो केमिकल्स हैं जिनका जिनका काम है मैसेज पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंच मस्तिष्क में, ताकि हम सही से इंफॉर्मेशन का संचालन हो सके दिमाग में, उन केमिकल्स का ऊपर नीचे हो जाना या कमी हो जाना। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो सीरोटोनिन नाम के न्यूरोकेमिकल में पाई जाती है। और अगर बात करें साइकोलॉजिकल कारणों की, तो साइकोलॉजिकल कारण में सबसे है विचारों का एक्सट्रीम हो जाना, जैसे कि किसी भी विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की एक टेंडेंसी, कि जस्ट बिकॉज मेरे दिमाग में कोई विचार आ गया उस पर अटक जाना, उसको इम्पोर्टेंट समझना। दूसरा चीज़, किसी भी इवेंट के होने की जो संभावना है उसको एक्सट्रीम सोचना, यानी कि जिसे बोलते हैं ओवर एस्टिमेशन थ्रेट का, कि कोई चीज़ अगर मेरे साथ गलत हो सकती है वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं होने के, ये भी घबराहट पैदा करता है उनको। तीसरा, अनसर्टेनिटी ना सह पाना, किसी चीज़ को हर चीज़ एक पर्टिकुलर तय समय पर उसको होनी चाहिए, इस चीज़ की भावना प्रोड्यूस होना। हम सह नहीं पाते कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा करके, ये जो एक विचार है इसको ना सह पाना, अनसर्टेनिटी को।
और लास्ट में ये कि डिस्ट्रेस ना सह पाना, टॉल डिस्ट्रेस यानी एंजाइटी को टॉलरेट ना कर पाना, जरा सी भी डिस्ट्रेस होने से, एंजाइटी होने से बहुत ज़्यादा घबराना। और ये सब लीड करता है एक तरह से सेकेंडरी विचारों को, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी थॉट्स ऑफ कंट्रोल, कि अब मुझे अपने मस्तिष्क पे और ज़्यादा काबू पाने के विचार, फिर उसकी वजह से ओसीडी खराब होने लगता है। तो ये थे साइकोलॉजिकल कारण। अगर बात करें इलाज की, तो ओसीडी का इलाज अगर हम बोलें कि फार्माकोलॉजिकल तरीके से, यानी कि मेडिसिन के तरीके से, तो हमारे पास इसके लिए जो है स्पेशल SSRI यानी सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का नाम की जो दवाई हैं, वो इसको असर करती हैं, इसके ऊपर काबू करने में। इसको मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि साइकोथेरेपी भी काफ़ी असरदार है। इनफैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होता है सीवियर केसेस में तो काफ़ी असरदार हो जाता है। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट में CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत असरदार है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में भी जो एक सटीक ट्रीटमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि पेशेंट को जो डर है, पेशेंट के जो उसके विचारों के लेवल पे हो, या किसी सिचुएशन के डर हो, या किसी ऑब्जेक्ट के डर हो, उसको सिलसिलेवार तरीके से छोटे से लेके बड़े डर की तरफ बढ़ना, उसे एक्सपोज करना पेशेंट को, और उसके जो कंपल्सिव बिहेवियर है उसको रोकना, यानी कि रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करना। और पेशेंट धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होता जाता है बिना रिस्पॉन्ड करे अपनी एंजाइटी को सहने में। और ये तरीका बहुत ज़्यादा कारगर रहा है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसके अलावा सिर्फ कॉग्निटिव थेरेपी यानी कि विचारों को सही करने की जो थेरेपी है वो भी काफ़ी कारगर रही है इस चीज़ में, क्योंकि ये एक तरह का काफ़ी प्रॉब्लमेटिक, एक सीवियर तरह का डिसऑर्डर होता है। इसमें पूरी टीम इंक्लूडिंग जो घर वाले हैं पेशेंट के, उनको मिलके इसको देखना पड़ता है, ताकि क्योंकि पेशेंट जब एंजाइटी में आता है, जब परेशान हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा रीएश्योरेंस सीख करता है, सबके पास जाता है, बार बार एक ही बात पूछता है। तो कई बार जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, यानी कि हम लोगों को फैमिली काउंसलिंग का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। थैंक यू।